रिकॉर्ड भी कर रहे हैं क्या? ठीक है, स्टार्ट हो गया? ठीक है, इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज कम हियर यू बोथ, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है ना, तो फिर ready? Yeah, so good evening everyone. My name is Vislesh Jodgi. हो गया रेडी? हो गया, फाइन, 100% लॉक कर दें. ओके, गुड इवनिंग, माय नेम इज विश्लेष जोगी और मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो आई गेस देखा ही होगा. तो मैं भी आप लोग की तरह नीट एस्पिरेंट ही था, एस्पायरिंग कर रहा था कि कैसे तैसे नीट क्रैक हो जाए बाय हुक और बाय क्रुक, फिजिक्स से बच के और बायो को प्यार करके, मतलब बोल सकते हैं टिपिकली, क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट्स है तो हमसे फिजिक्स टॉलरेट नहीं होती, लेकिन ठीक है, नॉट हर्टिंग एनीवन्स सेंटिमेंट्स. तो किसी ने पहले नीट दिया है यहाँ पे? दिया? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? 23 में दिया था. क्या स्कोर बना अपना? सॉरी 256, नॉट अ प्रॉब्लम. आपने कभी दिया? आपने तो 24 विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट. और कल एक आप लोग को अभी सूचित कर देता हूँ, कल एक ब्रेकिंग न्यूज आ गया है एनएमसी. सो आप अपने आप को लकी भी, ग्रेटफुल भी मान सकते हैं कि आप 24 में अटेम्प्ट करने वाले. हाँ भाई बैठ जा. माय नेम इज विश्लेष जोगी. इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा? नहीं देखा? ठीक है, माय नेम इज विश्लेष जोगी. इस साल मैंने नीट क्रैक किया एंड आई विल बी स्टार्टिंग माय एमबीबीएस जर्नी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब इस साल से ही. तो नीट दिया कभी पहले? तो 24 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है. तो ब्रेकिंग न्यूज है, याद रखना कि एनएमसी ने अनाउंस कर दिया कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, जिसका कंट्रोवर्सीज अब भी हो रहा था, वो 24 बैच, मतलब तुम लोग का, जो तुम लोग श्योरली क्रैक करने वाले हो, तुम लोग देने वाले हो. फर्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम तुम लोग देने वाले हो. तो अब भी उसके लिए ज्यादा टेंस्ड मत हो. अभी पहले नीट यूजी क्लैरिफाई कर लो, उसको क्लियर कर लो, फिर बाद में अपन नेक्स्ट भी फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही आ जाऊंगा अगर किस्मत रहा तो. हाँ, तो अपन जैसे जानते हैं कि नीट आजकल जो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जिस लेवल का कंपटीशन हो रहा है, कि पहले क्या होता था, चल रहा है, हाँ, पहले सिर्फ इतने मार्क्स लाने पे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अब जिस हिसाब का कंपटीशन हो गया, जिस हिसाब से एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस साल आपने पढ़ता है कि 21 लाख दिए अराउंड, तो जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इससे खेल नहीं बनने वाला अपना. इससे खेल नहीं बनेगा. अपने को मिनिमम अपना टारगेट रहना चाहिए कि नीट में अगर अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, या फिर ड्रीम कॉलेज भी हटा दो, अगर टू भी मिनिमम सेफ साइड के लिए भी अगर हम सोच रहे हैं, तो इतना स्कोर कम से कम तो होना चाहिए, ताकि अगर कोलकाता की सब रेजिडेंट्स है ना, अगर कोलकाता में भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, जैसे एनआरएच, पीजी और आरजी कर, ये सब, तो मिनिमम इतना स्कोर आपको लगाना है, प्लस माइनस 5 मार्क्स चलेगा, सो एज टू सिक्योर अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट. नीट क्रैक, बस एमबीबीएस की लाइफ एंजॉय करेंगे अपन. ठीक है, अब अगर इतना स्कोर लाना है अपने को, तो बायो में आपको पता है 3 पार्ट है, PCB. ठीक है, फिजिक्स जानते हैं, नीट एस्पिरेंट्स है, बाय हुक और बाय क्रुक फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे. फिजिक्स में एक काम करते हैं अपन, सेंचुरी मार के चलते हैं. सेंचुरी कैसे आएगी? 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 एकदम धड़ाधड़ सही करो. 25 into 4 कितना हुआ? 100. ठीक है, केमिस्ट्री में भी एक बार मैं मान के चलता हूं 100. अब बायो, जो कि मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं और बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूं, तो उससे बायो में आपके डिसेंट स्कोर होने वाले 340 या 350. अगर बायो में 340 के नीचे आ रहे हैं तो बेकार है, सपना भूल जाओ. फिर बायो में मिनिमम आपको 340 स्कोर करना ही है, एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट 340 करना है. और बायो के आप जानते हैं कि 2 सेक्शन है, जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन अपन उतना डिफरेंशिएट करके नहीं पढ़ेंगे, अपन बायो क्लास 11 इकट्ठा वैसे ही पढ़ेंगे. और 12 के भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं. बायो में मान के चलते हैं 340 to 350. 360 का भी प्लान होता है, लेकिन वो मैराथन अपन बाद में चलाएंगे. तो अगर 340 भी पकड़ के चल रहे हैं तो 300, 400, 540 हो गया, कोई दिक्कत नहीं. अब ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों में आपका फेवरेट टॉपिक क्या है.
क्योंकि जो टॉपिक फेवरेट है, जो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, जिसमें मन लगता है, उसमें तो मार्क्स बाय हुक और बाय क्रुक आने ही है, उसमें मार्क्स अपने को छोड़ना ही नहीं है। सिली मिस्टेक आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। एक बात याद रखना, पूरा करियर डिस्ट्रॉय करने वाला बस एक सिली मिस्टेक होगा कि ओएमआर गलत भर दी, क्वेश्चन में फॉल्स की जगह ट्रू नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में इफ नॉट नहीं पढ़ा, ये बात याद रखना। तो इसमें से अगर आप मान लीजिए अगर फिजिक्स से डर भी लग रहा है, केमिस्ट्री को 50 मार्क्स दे दीजिए, अपने केमिस्ट्री को 50 मार्क्स दे दीजिए, कितना बना अपना स्कोर? 300, 400, 540, 590, 590। ठीक है, अब भी अपन आगे बॉर्डर लाइन स्कोर पे कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और अपने बंगाल का इतना कम भी नहीं जाता कट ऑफ, लेकिन अपन सेफ साइड पे चलते हैं। 550 हो गया। फिजिक्स में यार अब अपने फैकल्टीज भी इतने अच्छे हैं, तो 20-30 मार्क्स और ऐड कर लेंगे अपन कैसे भी। तो फिजिक्स में मैं +30 पकड़ के चलता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बायो में अगर अपन और मेहनत करें, और एक्सरसाइज ले, और ट्रिक्स और निमोनिक्स पढ़े, तो 360 बायो में हलवा है। सही में बायो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बायो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि बायो बहुत इजी है सिर्फ रटने का है, नहीं, बायो कॉन्सेप्चुअल भी, आगे इतने सारे प्रोसेसेस आएंगे। और क्लास 11 का बायो अब भी बता दे रहा हूं, क्लास 11 का बायो 12 के कंपेरिजन में हार्ड है, याद रखना। 12 में चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, लेकिन क्लास 11 के बायो का ये प्रॉब्लम है कि चैप्टर्स बहुत लल्लू चैप्टर्स है, कि मतलब 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप उस 1-2 क्वेश्चन के लिए वो चैप्टर को हल्के में ले लोगे और अगर नहीं करोगे तो वो 1-2 क्वेश्चन अगर इतने ट्विस्टेड आ गए, आपका 8 मार्क्स 10 मार्क्स गॉन। तो आपको कैसे भी करके क्या करना है, मार्क्स सिक्योर करने हैं, मार्क्स सिक्योर करना है। तो अगर यहां से भी 10 मार्क्स उठा दिया जाए, फिर और मेहनत करें, तो ये तो एकदम अचीवेबल है, ये तो लाना ही है, फिर ये तो आएगा ही बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो इतना गेम प्लान समझ में आया। अपने पास अभी नीट में मोटा मोटी कितने टाइम है? 9 महीने आई गेस, 9 महीने। 9 महीने में ये अचीवेबल है, ट्रस्ट मी। फिजिक्स केमिस्ट्री आप कैसे भी कर लोगे, वो आप जानो, उसमें मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन बायोलॉजी में मेरा जिम्मा है, क्लास 11 के पोर्शन से स्पेशली जो अभी ऑफिशियली है, कि 340+ तो आपको लाना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और ऑफिशियली तो मैं क्लास 11 के बायो वो कर रहा हूं, लेकिन 12th के में भी अगर किसी को डाउट होगा, कोई फास्ट फॉरवर्ड पढ़ रहा है, तो यू में। ठीक है, तो अब थोड़ा पढ़ लिया जाए, अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। अभी न्यू है यार मेरे को, हाँ ठीक है। तो आज का क्लास ज्यादा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, कुछ ज्यादा एकदम वो नहीं रहेगा डोमिनेटिंग। आज का क्लास हम लोग लाइट रखेंगे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन हुआ है, अगर आप सबसे जानना भी था। तो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज योर नेम? श्रुति उपाध्याय। ओके, श्री अग्रवाल। अच्छा ठीक है, और मेरा नाम विश्लेष जोगी, जैसे मैंने बता दिया। तो चलिए आज का पहला, और सब लोग ये लाए कि नहीं नोट्स वोट्स बनाना बाद में? ये बाइबल है, ये कुरान है, ये गीता है, इसको चाटना है पूरा। और मैं अपना हालत दिखा सकता हूँ अपनी एनसीईआरटी का, फैन से थोड़ा दूर हो जाऊं। मेरी जिस आपको मतलब एनसीईआरटी को रगड़ देना है, चाट लेना है, कुछ भी कर लेना है, मतलब मान लो यही सब है आपके आने वाले 9 मंथ्स का फ्यूचर डिसाइडिंग करियर। बस ये एक बुक है। बायो में सब लोग जो बोलते हैं ना, यहाँ वहां जाता मत पूछो कहा, हर जगह की चीजें पढ़ लेता है। नहीं पढ़ना है यार, नहीं पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और बायो में क्लास 11 के लिए ये, और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एनफ है। आपको कई और कोई और बुक्स वो सब नहीं करना। अगर ये अच्छे से हो जाए, इसके जो जो मैं क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा, अगर वो आपसे हो जाए, फिर मेरे पास आना, मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा फिर। लेकिन तब तक के लिए इसको, ये बुक को चाट लो, ये बुक को मतलब पूरा घोल के पी जाओ, ये बुक को जितना हो सके, ईच एंड एवरी वर्ड। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हम भी सोचते हैं यार, मैं भी जब था क्लास 11 में मैंने मिस्टेक किया था। मैंने अपना प्रिपरेशन कोटा से किया, तो क्लास 11 में जब मैं नर्चर में था, मैंने ये मिस्टेक किया। मैं सोचा अरे 360 का तो पेपर है, क्लास 11 12 इतने सारे चैप्टर्स है, एक वर्ड से क्या बनाएंगे। लेकिन जब मेरा अंधविश्वास तब टूटा जब मेरे पहले माइनर और मेजर टेस्ट हुए। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, एक बार खोलना है एनसीईआरटी का। मैं खोलने में थोड़ा डरूंगा क्योंकि मेरे पेजेस लीक कर सकते हैं, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसको निग्लेक्ट ही करते, इग्नोर करते कि इससे कितना क्वेश्चन आएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, इससे अगर सिर्फ आएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इससे आएगा। लेकिन अगर इससे एक क्वेश्चन आएगा और अगर ट्विस्टेड आ गया, तो आपको सबसे ज्यादा अफसोस होगा कि इजी चैप्टर था, स्कोरिंग था, इसको निग्लेक्ट किया, इससे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर रहेंगे, क्योंकि मेरे को भी लिमिटेड आर मिला है, लिमिटेड लेक्चर मिला है। 22 चैप्टर है अपने, और चैप्टर के अंदर भी चैप्टर है, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 22 चैप्टर है, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगा।
बहुत सारे चैप्टर्स मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर कराऊंगा, बहुत सारे चैप्टर्स की मैं आपको मतलब मैं पर्सनल अपना जो क्वेश्चन बैंक तैयार करूंगा वो आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाएंगे। आपको वो उस चैप्टर की पर्टिकुलरली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है और फिर टू बी ऑनेस्ट खुद से ऑनेस्ट होके उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, और अगले दिन मेरे को आके दिखाना है। और फिर मैंने वो चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर का रिवीजन मैं आपको क्वेश्चन से करवाऊंगा, वो चैप्टर का रिवीजन मैं आपको अपने V-STAR जो मेरा स्पेशल क्वेश्चन बैंक है मैं आपको उससे करवाऊंगा वो चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आप आ सकते हैं और जो भी डाउट्स रहेंगे आप अपने कॉपी में साइड में लिख सकते हैं। नोट्स बनाने का इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉपी में साइड में रख लीजिए, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं बता देता हूं आपको इंट्रोडक्शन के लिए, जो पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है इससे मिनिमम एक क्वेश्चन आएंगे। आपने एनसीईआरटी नहीं लाई क्या? अगले बार से लाना प्लीज, ठीक है, भूलना मत। नोट्स भले ही भूल दो लेकिन एनसीईआरटी मत भूलना, मेरे क्लास में ये बात याद रखना। तो द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये जो 2 चैप्टर है ये मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और बहुत अच्छे एकदम मतलब चुनिंदा रसीले क्वेश्चंस हो गए जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर देंगे, तो वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके क्वेश्चन मैंने कहा था ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो उसके आपको क्वेश्चन बैंक एकदम अच्छे से कर लेना है, फिर क्लास में आके डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू अपन कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन कौन से चैप्टर में कूद पड़ेंगे? प्लांट किंगडम पे, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा प्लांट किंगडम, ये चालू कर देंगे। हाँ ये वेरी गुड अच्छी है, दिखाओ थोड़ा एनसीईआरटी। मेहनत की एनसीईआरटी पे, कितने बार पढ़ी एनसीईआरटी? हाँ वो तो सबका खोल लिया, वही बहुत बड़ा बात है, हम तो खोलते भी नहीं थे। नहीं अभी सही में वेट सबका 12 भी है ना, 12 है ना भाई, तो वेट 12 निकालना जो बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता, ये बात याद रखना। तो वेट 12 निकालना और अपना कोई दिक्कत नहीं, अपन तो और मास्टरी कर लेंगे, अपन तो और एकदम अपन मतलब एक्सपर्ट बन जाएंगे, सबसे अच्छा स्कोर अपन भी ट्राई करेंगे प्रोड्यूस करने का, वो कोई दिक्कत नहीं। तो वेट 12 निकालना इम्पॉसिबल नहीं होता, बहुत स्कोरिंग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्यों? इसके बहुत सारे एडवांटेज है। 11 अपन ने पढ़ ली, 12 पढ़ ली, अब 12 में वापस अपन 11 का पढ़ेंगे, इसलिए आपने सुना होगा कि मैक्सिमम चांसेस ऑफ सिलेक्शन वेट 12 ही रहते हैं। तो बोर्ड्स का भी साथ लेके चलना है, लेकिन बोर्ड्स पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर देना क्योंकि अपना मेन फोकस है नीट एग्जाम, ये क्लियर करना है, ठीक है। बोर्ड्स में +10 चला, रिश्तेदारों का कोई टॉन्ट वो सब नहीं करना अपने को, मेन अपना ये टारगेट है, ठीक है भाई। तो प्लांट किंगडम पहला चैप्टर पढ़ते हैं और देख लेना सब लोग को अपनी एनसीईआरटी मिनिमम, क्योंकि देखो एनॉर्मस डेटा है, ह्यूज डेटा है, क्लास 11 और 12 का मिला के, ये तो अभी 11 आ रहे हैं, 11 के बहुत सारे जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो जाएगा, फिर उसमें जो क्रेब्स साइकिल आएगा, बहुत सारे ग्लाइकोलाइसिस, ये सब जो पाथवे है ये सब कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर मैं आपको एक बार ट्रिक्स बता दूंगा तो आप क्या पेपर में झटझट एकदम फास्ट कैलकुलेट भी कर लोगे, आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्लास 12 का जो चैप्टर आ जाएगा जैसे इकोलॉजी में जो लास्ट के पोर्शंस है ना, उसमें बहुत एनॉर्मस डाटा है, बहुत याद करने का है। तो इसलिए अगर आपको वो सब चीजें याद रखनी है, वो 3 hours 20 minutes में आपको अपना सारा ज्ञान अनलीश कर देना है, तो आपको अभी से 9 महीने से ये नहीं सोचना है कि अरे लास्ट के 5 महीने में पढ़ लेंगे, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। रोज मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप कर रहे हो, वेरी गुड करो, लेकिन रोज अपने आप के लिए सेल्फ डिवोट करो, सेल्फ डेडिकेट करो 1 hour मेरे को कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है या मेरे को 10-15 पेज पढ़ना है। कितने पेज है एनसीईआरटी में टोटल अपने क्लास 11 के? 340 पेज मान लो, रोज मान के चलो मेरे को 10-15 पेज पढ़ने हैं। कोई डिफिकल्ट टास्क है, कोई डिफिकल्ट जॉब है, मैं आपको अपना नंबर सब दे दूंगा, कोई भी लाइन किसी में भी दिक्कत आए आप मेरे से तब पूछ लेना, जिस टाइम डाउट आए, रात में कभी भी आए आप पूछ लेना, बेफिक्र होके कि ये लाइन समझ में नहीं है, ये लाइन समझाओ। लेकिन 10-15 पेज अभी से पढ़ो, क्योंकि अभी से अगर देखो मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी होगी कम से कम, अब काउंट भी नहीं है मेरे पास, मैंने इतने बार पढ़ी, तो आपको भी अपनी एनसीईआरटी बहुत बार पढ़नी है, जितने बार हो सके बार बार पढ़नी है, ताकि वो जो डेटा है ना आप में एकदम वो हो जाए। जैसे क्वेश्चन आया तो आपको वो एनसीईआरटी की पेज आपके दिमाग में उसका जेरॉक्स छप जाना चाहिए कि हाँ यू आर रिकलेक्टिंग दैट, और फट से आंसर। और बायो में जाते हो, हम लोग बायो वाले स्टूडेंट्स क्या स्कैम करते हैं, 3 hours 20 minutes मतलब 200 minutes रहता है, हाफ वेटेज है अपने सब्जेक्ट का 360, लेकिन सबसे कम टाइम अपन इसको ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें अपना कॉन्फिडेंस रहता है। जो टॉप स्कोरर्स रहते हैं जिनके 700+ जितने भी आते हैं, सबका बायो में यही स्कोर रहेगा, 360 रहेगा। और वो करते कितने देर में बायो? 30 to 40 minutes।
लेकिन जो 2022 में स्कैम हुआ था याद है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे, तो उसमें द टाइम शिफ्टेड टू 1 आवर, जिसकी वजह से बहुत लोग पैनिक करने लग गए और बहुत लोग का पेपर ड्रॉप होने लग गया, क्योंकि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पहले एम्स में आते थे और कोई इसके लिए, नॉन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके लिए प्रिपेयर था कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एनटीए ने बॉम्ब गिराया, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस डाले, 1 आवर लगा बायो को, और जैसे ही लगने लग गया स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे कि अरे यार बायो को 1 आवर लगने लग गया, बाकी जो टाइम है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए आपको एग्जामिनेशंस में अब ज्ञान तो मैटर करेगा, लेकिन मैं ये मेरी बात याद रखना कि एग्जामिनेशन वाले दिन पढ़ाई को लेके, पढ़ाई को छोड़ के हर चीज मैटर करेगी। आपका सेंटर, आप कैसे जा रहे हो, आप अपने नर्व्स को काम रख पा रहे हो, आपका मूड कैसा है, आपका सब चीज, डाइट कैसा है, पेट कैसा है, स्टमक कैसा है, सब चीज मैटर करने वाली है। तो वो जो एग्जाम की स्ट्रैटेजी है उस पर अपन आएंगे, बाद में आएंगे, एकदम अच्छे से एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, कि अपने नर्व्स कैसे काम करना, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो क्वेश्चन को स्किप कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना, क्योंकि सेक्शन ए सेक्शन बी भी है अपना, ठीक है, वो चीज को याद रखना। तो बायो में तो अपने को सबसे, मतलब बायो इसलिए तो कुछ कुछ सुनने भी आया होगा तुमने प्रोवर्ब्स की, बायो को टिप्स पे कर लेना है। टिप्स पे करने का मतलब क्या है, बायो को इतना बार पढ़ लो, इतना बार पढ़ लो कि क्वेश्चन दिखते से ही आंसर क्लिक हो जाए, लेकिन ऑप्शन सारे देखना, ठीक है, क्योंकि आजकल करेक्ट का जमाना नहीं, मोर अप्रोप्रिएट का जमाना है। नहीं समझ आया बात? जैसे अगर 4 ऑप्शंस है, उसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ लिया और एग्जामिनर टेम्पटिंग ऑप्शंस देता है, टेम्पटिंग क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन वही आपके दिमाग में आएगा और वही इनकरेक्ट होगा, जो -1 लेके आपके पीछे दौड़ रहा है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको फर्स्ट ऑप्शन लगा आंसर, आपने झट से टिका दिया, रॉन्ग, -1, जाओ रो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, चारों ऑप्शंस पढ़ना, क्या पता आपको मोर अप्रोप्रिएट दिख जाए, क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट का भी जमाना है। जैसे ही इज गुड लेकिन ही इज बेटर, तो बेटर वाला आप चुनोगे ना एज कंपेयर टू। 2 कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग वाले स्टेटमेंट्स में जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे आपको वो चुनना है, क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट का जमाना है अभी, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक है प्लांट किंगडम, चैप्टर 3 है ये। हैंडराइटिंग पे मत जाना, ठीक है, जिस फील्ड पे अपन जा रहे हैं उसमें हैंडराइटिंग खराब करनी है, जिसकी भी हैंडराइटिंग अच्छी है खराब करना चालू कर दो, ठीक है। प्लांट किंगडम, तो मैं ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी कवर करते ही साइमल्टेनियसली कराऊंगा, क्योंकि अपन एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाले, और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल दिया था, अपनी क्लासेस कंसाइज रहेगी, प्रिसाइज रहेगी, क्रिस्प रहेगी, अननेसेसरी का एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं रहेगा। कैसे भी करके आपको बस 4 मार्क्स अपने झोले में डालने, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके बस उतना बताया जाएगा आपको। अगर बायो में अगर एक्स्ट्रा पीएचडी आपको कुछ भी करनी रहेगी, बाद में कांटेक्ट करना, बाद में अपन मिलके आपस में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप ठीक है, एनसीईआरटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बता लूं एक बार वो लिख लेना, क्योंकि आज ज्यादा जन एनसीईआरटी नहीं ले आए, अगले बार से ले आना। शिट, सॉरी। क्योंकि देखो तुम लोग को अपनी बायो की एनसीईआरटी इतने बार रटना है, इतने बार याद करना है कि तुमको हर एक पॉइंट हाईलाइट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने एनसीईआरटी में किया। और नेवरदलेस सिर्फ हाईलाइट करने से काम नहीं चलेगा, जैसे इसने भी किया, अपने मन से जो जो लगे कि एक्स्ट्रा एज दे सकता है वो लिखो, स्टिकी नोट्स में इसको चिपकाओ, रंग दो अपनी एनसीईआरटी को, लेकिन पढ़ो एकदम खतरनाक, जो भी मैकेनिज्म्स लगे एकदम रख दो। चलिए आज का फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लांट किंगडम। मैं एनसीईआरटी कवरेज ही करूंगा, ठीक है, साथ में एनसीईआरटी लेके ही पढ़ाऊंगा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी। और अभी जिस भी लाइन में अगर दिक्कत हो, साइमल्टेनियसली अगर पढ़ रहे हो, मेरे को तुरंत स्टॉप कर देना, आई विल वेट। क्या मतलब है फोन में पीडीएफ बायोलॉजी का? हाँ तो ओपन कर लो, हाँ, वेल एंड गुड, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामने बैठना है क्या? लेकिन ये पीडीएफ वाला लोचा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होता, याद रखना। और ऑनलाइन तो बिल्कुल ही जानते हो ऑनलाइन में कैसा पढ़ाई होता है, कोविड बैच हम भी थे।
10 तो ऐसे ही पास हुए फ्री में। ठीक है, मैं अपनी यहाँ रख रहा हूँ, साइमल्टेनियसली देखते रहना अगर हो तो। ठीक है, पहले अपन प्लांट किंगडम ओपन कर लिया, हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक पोर्शन है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो प्लांट किंगडम के पहले पैरा में जो पेज नंबर है अपना, कौन सा पेज है? 29, नई एनसीईआरटी जो भी। और हाँ, ये बात याद रखना, अभी ये मिथ भी फैलने लग गया ना कि कुछ पोर्शंस डिलीट हो गए, ये आएंगे वाएंगे नहीं, तो अपन वो कुछ कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, अपन सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। मान लो बॉम्ब गिरा दिया कि नहीं हमने तो ऐसे ही छापा था, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर अपन लॉस में रहेंगे। अपन सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जो जो चैप्टर्स कैंसल आउट हो गए, रूल्ड आउट हो गए, नहीं आ रहे, उस पर अपन मास्टरी और हासिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो पहला पैरा है पेज नंबर 29 का, उसमें बेसिक क्लासिफिकेशन वो सब दिया है। इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम बनती है, लेकिन फिर भी अपन इसको रहेंगे। तो नोट्स में तुम लिख सकते हो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और अगले बार जाके एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ना। पढ़ने के बाद मैं जो पॉइंट्स अब भी लिखा रहा हूं वो एज इट इज अपने एनसीईआरटी में लिख लेना, क्योंकि अब बार बार ये नोट्स नहीं खुलने वाले। याद रखना, एनॉर्मस डेटा है, नीट के एक दिन पहले आप अपने पूरे 2 साल की प्रेप नहीं पढ़ पाओगे। कितने नोट्स खोलोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11, 12 कितने नोट्स खोलोगे? तो एक कंसाइज चीज रहनी चाहिए। और मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैंने नीट के एक दिन पहले, मेरा सेंटर जयपुर में पड़ा था, तो मैं एक दिन पहले अपनी से बायो की एनसीईआरटी गो थ्रू कर रहा था। या फिर अगर आपके पास कोई और अच्छा रिसोर्स है शॉर्ट नोट्स करके, जो आपको डेफिनेटली बनाने चाहिए, बायो के लिए भी बनाने चाहिए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बहुत काम आएंगे। और वो शॉर्ट नोट्स मैं ट्राई करूंगा आपको डिलीवर करने का, आपको पहुंचाने का, बहुत हेल्पफुल होगा। कि मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे कि एक पेज से आपका पूरा एनिमल किंगडम रिवाइज हो सकता है। ओके, या तो पहला जो अपना है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबने लिख लिया। तो पहला इसमें टॉपिक आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हाइफन देके लिखना, considered both vegetative and reproductive characters equally. Both vegetative and reproductive characters equally. अब मन में आएगा कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या हो गया? जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोशियम कलेक्टिवली बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? एंथर और फिलामेंट, यंगर क्लासेस में पढ़ा है। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे आ गया? उसका मॉर्फोलॉजी जो अपन बाद में पढ़ेंगे, जैसे लीफ हो गया, शूट हो गया, ब्रांच हो गया, रूट हो गया। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि कंसीडर्ड विच ऑफ द टू कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। इसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल के अंदर हाइफन देके लिख लो। और ये सब जो लाइन है मैं आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट करा के ला रहा हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से ही आएगा डायरेक्ट। तो वर्ड्स को ज्यादा अपन ट्विस्ट नहीं रखेंगे, सिंपल रखेंगे। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए लिखो, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, और इसमें ब्रैकेट में लिख देना नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल। हाँ श्योर श्योर, ज्यादा पंक्चुअल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। योर नेम? सॉरी, ओ पहले नहीं दिया? 24 फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत हो चुका, तो वापस उसमें नहीं जाऊंगा, वरना इनके लिए मोनोटोनस हो जाएगा, तो इन लोग मेरे को मारेंगे फिर क्लास के बाद, इसलिए। तो रिकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगा आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब ये जो सर ने लिखा दिया भैया ने, नेचुरल के बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, क्या ज्यादा आईसीएसई की तरह इंग्लिश झाड़ दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब फॉर एग्जांपल इसको आइसक्रीम पसंद है, इसको मोमो पसंद है, मेरे को मोमो पसंद है, तो हम दोनों के बीच में क्या होने लग गया? एफिनिटी, कॉमन थिंग बोलते हैं ना, जैसे दो लोग के बीच में जब कुछ चीज कॉमन होती है तब भी तो मामला बैठता है ना आगे, तो वैसे होने लगा कॉमन। एफिनिटीज मतलब आप दोनों के बीच में कैसा लिंक है, कैसा डेवलपमेंट है, क्लोजनेस कितना है। ठीक है, सिमिलैरिटीज,
ठीक है। और इसके एग्जांपल्स पीछे वाले पेज में लिखे होंगे, अल्ट्रा एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, वो सब बस नाम के लिए याद रखना, उसमें डिटेल नहीं जा रहे। फिर तीसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी लाइए साथ में, हाँ ओपन करो, नोट्स नहीं हो चलेगा, एनसीईआरटी रहना चाहिए। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक मतलब ये वर्ड आप और ज्यादा एवोल्यूशन पढ़ा क्लास 12 में, तो ये वर्ड के साथ ज्यादा फेमिलियर रहना चाहिए। फाइलोजेनेटिक में देखो, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, पेज नंबर 29, पुराना एनसीईआरटी अगर हो तो, नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले बार से ले आना, जरूर ले आना, तो ये भूल जाना लेकिन एनसीईआरटी ले आना, तो सबको बता दिया, ठीक है। बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। चौथा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, जैसे एनॉर्मस डेटा हो जाता है साइंटिस्ट के पास, बहुत सारा डेटा, तो अब इतने सारे डेटा को क्या करेंगे, तो हर एक कैरेक्टर को एक नंबर, एक कोड असाइन कर दिया जाता है। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जितने इसके और मेरे बीच में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, जैसे अगर ऑब्जर्वेबल दिख रहे हैं कि इसके बाल ब्लॉन्ड है, इसके बाल गोल्डन है, जो भी कलर्स है, जो जो चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक banyan ट्री है, तो banyan ट्री देखा ना कितना वाइड स्प्रेड रहता है, तो वो उसका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हुआ, तो उसके बेसिस में उसको क्लासिफाई कर देगी, जो जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर रहेगा। तो इसके नीचे लिख दो, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। लिख लिया? तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसका डिटेल वर्जन रहता है सेकंड चैप्टर पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो आप पढ़ना, साथ में मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा, फिर उससे अपन डिस्कस करेंगे, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक भी था, अंडरलाइन अगर किया होगा एनसीईआरटी में, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी ज्यादा वेटेज दिया गया था, और इसलिए इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इसका रीजन भी जान सकते हो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया था। एक बहुत अच्छा किस्सा था इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको कोलकाता में एक प्लांट दिया, बहुत लैविशिंग प्लांट था एकदम, उसके ग्रीन ब्रांचेस सब वाइड स्प्रेड थे, आपने उसको पैक करके ले गया चेन्नई, तो जरूरी है वो चेन्नई में भी वैसी वेदर में थ्राइव कर पाए? नहीं, क्योंकि वो अडेप्टेबल है कोलकाता में, उसको वैसा टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर वैसा मिल रहा है, और चेन्नई का आप जानते हो टेम्परेचर कैसा है, तो वहां पे तो उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, जैसे लीफ होगी वो तो मुरझा जाएगी, फल वल कुछ नहीं खरीदेंगे, तो उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, क्योंकि कोलकाता का साइंटिस्ट बोलेगा कि इसके तो लीव्स बहुत वाइड स्प्रेड थे, चेन्नई का साइंटिस्ट क्या बोलेगा कि नहीं इसके लीव्स तो वाइड स्प्रेड नहीं थे, तो उसके बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा साइंटिस्ट के बीच में। तो इसलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम लोग इतना प्रायोरिटी नहीं देते एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर स्टेबल रहता है, जैसे एंड्रोशियम हुआ, गाइनोशियम हुआ, ये वेदर से इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, उसमें लिख लेना स्टार मार्क करके लीनियस, कैरलेस लीनियस। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन प्रपोज किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और नेचुरल सिस्टम में लिख देना बेंथम एंड हुकर। हो गया ये वाला, तो ये जो बेसिक पैरा था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, एक आ गया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन बैंक से रिवाइज भी करेंगे अपन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जैसे जो प्लांट किंगडम है, और ये वाला क्रोनोलॉजी सब रट लेना, सब रट लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजी पे भी सवाल आ सकते हैं। क्या मोनेरा पता होगा जिसको, साथ साथ बोलते जाओ। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई बोलना आज के बाद से, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो है। फंजाई के बाद प्लांटी, गुड। प्लांटी के बाद बस जगह नहीं है तो एनिमल अपना एडजस्ट कर लेगा, वो अपन एनिमल किंगडम में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्लांट किंगडम फर्दर कितने में डिवाइडेड है? वेरी गुड। प्लांट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंजियो।
जिम्नो एनजीओ, ठीक है। अब इन की थोड़ी तारीफ सुन लेते हैं अपन। ब्रायो के रिमार्क्स में आप लिख सकते हो कि ब्रायो का कोई बोल सकता है क्या था डिस्टिंग्विशिंग फीचर। ब्रायो का डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये था कि ये फर्स्ट थे, क्योंकि एल्गी पानी में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो ये पानी में करने गए, पानी में सक्सेसफुल हुए और ये सबसे पहले लैंड पे आए। पानी में तो एल्गी भी थे लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं थे। ब्रायो भी पानी में थे लेकिन ब्रायो सबसे पहले काम हुए लैंड पे। अब लेकिन क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी अपनी लाइन लिखती है ब्रायो का, आगे अपन बताएंगे कि दे वर नॉट सक्सेसफुल इन लैंड। कोई रीजन बता सकता है? डेवलप वास्कुलर सिस्टम, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं रहेगा। वो कुछ बोल रहे थे? हाँ, वेरी गुड, ये था अप्रोप्रिएट आंसर। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यही मार्क करना है, बिकॉज दे नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ह्यूमन जैसे तो सिस्टम नहीं है ना उनमें रिप्रोडक्शन का, तो उनके जो गैमेट्स रहते हैं कुछ मोटाइल रहते हैं कुछ इमोटाइल रहते हैं, तो उनके जो गैमेट्स रहते हैं, मेल गैमेट्स स्पेशली, वो क्या करते हैं वाटर से ट्रैवल करते हैं। वाटर से ट्रैवल करते हैं तो वो उनको वाटर चाहिए। जैसे अगर फीमेल गैमेट है, वो बोलते हैं ना सात समुंदर पार वाला जो गाना है, तो अगर मेल गैमेट को पार करना है, फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, तो उसको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ब्रायो फर्स्ट लैंड प्लांट थे, लिख लो फर्स्ट लैंड, बट नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू बिकॉज दे नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिखा है। मैंने तो खिचड़ी बना दिया, लेकिन तुम अच्छे से कर लो फ्लो चार्ट बना के। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। एल्गी अभी अपन पोस्टमार्टम करेंगे। ब्रायो का फर्स्ट लैंड प्लांट, टेरिडो का फर्स्ट वास्कुलर, टेरिडो में फर्स्ट वास्कुलर, सॉरी। लेकिन ये बात याद रखना, बायोलॉजी में जब तक अब अपन कोई भी चीज करेंगे, चाहे जो भी चैप्टर पढ़े, जो भी चीज पहली बार अपीयर होगी वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। जैसे ये पहली बार लैंड में आया तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, इसका पहली बार वास्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ। वास्कुलर सिस्टम मतलब पता है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं जा रहा, ठीक है। क्योंकि देख लो अपने बायो में बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनका मीनिंग बहुत सिंपल रहेगा। पार्चुरेशन, किसी दूध वाले किसी को भी बोल दो पार्चुरेशन, भैया ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मतलब क्या है, बेबी बर्थ, डिलीवरी, सिंपल। क्योंकि अपने को ये जो महान पुरुष थे मेरे जैसे, सॉरी, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत साइंटिफिक टर्म्स बनाए। क्योंकि अगर कोई नॉन बायो वाला बंदा है और कोई अपन जो एमबीबीएस परस्यू करने वाले, तो उनमें और हमें डिफरेंस रहना चाहिए। इसलिए कोई टेक्निकल टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सो एज टू मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का भी जिक्र करूंगा, लेकिन डरने का कोई दिक्कत नहीं, सबका पोस्टमार्टम होगा और कुछ भी समझ नहीं आए बता देना, क्योंकि हर एक टेक्निकल टर्म बायो में एक दूसरे से जुड़ा है। सबका पोस्टमार्टम करे तो मीनिंग निकल सकता है, जहां तक निकले मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो टेरिडो में फर्स्ट वास्कुलर प्लांट लिख दो और जिम्नो में फर्स्ट सीडेड प्लांट। लेकिन इसकी सीड की सबने तारीफ सुनी होगी कि ये जो सीड था, हाँ, कवर्ड नहीं था, इसलिए नेकेड भी बोलते हैं, तो ये इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फर्स्ट सीडेड था, ये सब जो लिख रहे हैं सबका फर्स्ट ही है, ठीक है। ब्रायो का लैंड फर्स्ट, टेरिडो का वास्कुलर, जिम्नो का सीडेड, ठीक है। लेकिन इसका जो सीडेड था नेकेड सीड था, बिकॉज इट वाज नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी फ्रूट वॉल, ठीक है। इसलिए जो इसका सीड था ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए जो भी अपन खाते हैं, गुआवा, ऑरेंज, ये सब अगर कोई भी पूछ ले एग्जांपल, आंख बंद करके बोल देना एनजीओ के एग्जांपल है। गलती से भी जिम्नो मत बोल देना, गलती से भी, नीट एस्पिरेंट नहीं समझेगा फिर वो, ठीक है। जितने भी आजकल अपन खा रहे फ्रूट, जो भी है, सब एनजीओ। क्यों? क्योंकि सब में सीड है, सीड कवर्ड बाय एन ओवरी फ्रूट वॉल, ठीक है। तो एनजीओ की तारीफ में अपन क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट फ्रूट प्लांट, क्योंकि फ्रूट यहां से ही बनना चालू हुआ था। और ट्रू सीडेड भी बोल सकते हैं इसको अपन, ट्रू सीडेड भी बोल सकते हैं। ट्रू सीड क्यों? क्योंकि सीड वाज एनक्लोज्ड बाय एन ओवेरियन वॉल। ओवरी अब भी जानते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आएगा, सब आएगा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब में आएगा, ठीक है। कॉपी हो गया यहां तक सबका? और मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा बीच में
ज्ञान को थोड़ा मतलब ऐसे मांझने के लिए मिसलेनियस टॉपिक्स बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा, जिससे आपका पूरे बायो में लिंक बना रहे। क्योंकि मैं बता रहा हूं ये जो क्लास 11th और बायो है ना, 12th का भी बायो, सब लिंक्ड है आपस में। बस डेटा को आप साथ में रखते रहो, बार बार कंटिन्यू रिवीजन करते रहो, आपको कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा। क्लास 11 का भी बायो में और 12 के बायो में आपको लिंक मिलेगा। और जब लिंक बैठा के आप पढ़ोगे ना, तो डेटा आपके दिमाग में रहना ही है। क्योंकि आपको जस्ट बायो रटना नहीं है, बायो को फील करके, बायो को महसूस करके अपने अंदर रखना है। क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री आपके बायो में ही है। ठीक है, तो एक मिसलेनियस टॉपिक अभी बीच में मैं लाऊंगा, ये सब लोग नोट करना। और अपनी एनसीईआरटी के बहुत खाली स्पेस है, एनसीईआरटी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि स्पेस बहुत खाली है, तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जो भी पेज है अपने एनसीईआरटी में ही छाप लेना। ये जो मैं अभी फ्लोचार्ट बनाने वाला हूं, जैसे ये वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, वो चैप्टर हो गया तुम लोग का क्लास 12 में, क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो चैप्टर हुआ। तो उसमें बहुत सारे वो टिपिकल क्वेश्चन वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं ना, कि अगर जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर इतना है या फिर 2n है, तो वो इतना एंडोस्पर्म में कितना होगा, जो 3n करके वो कैलकुलेट वो सब करना पड़ता है। या फिर वो क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट सीडेड प्लांट कौन है, या फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो n और 2n में मोस्टली अपन कंफ्यूज होते हैं। तो ये वन स्टॉप है, ऑल सॉल्यूशन सब ये है, इसको बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ये आप मेरे को बाद में थैंक करोगे इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। स्पोरोफिटिक जनरेशन अपन जानते हैं, दो जनरेशन है अपने, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। जैसे मैं बना रहा हूं एग्जैक्ट वैसे कॉपी करना। स्पोरोफिटिक जनरेशन और अपना दूसरा क्या था, गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब जब भी आपके क्वेश्चन में वर्ड आ जाए गैमेटोफिटिक जनरेशन, आपको अपने दिमाग में चलाना है एन मतलब हैप्लॉइड। एन, गैमेट को बार बार एन मत करना, क्योंकि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें मेन बॉडी भी और गैमेट दोनों एन रहते हैं। तो गैमेट को एन बोलना बंद कर दो, मतलब इट्स नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो जब भी गैमेट दिमाग में आए, गैमेटोफिटिक जनरेशन जैसी वर्ड आ जाए, क्वेश्चन में ले लेना एन, फिर सॉल्व करना। एन मतलब हैप्लॉइड, एन मतलब हैप्लॉइड। स्पोरोफिटिक आ जाएगा, स्पोरोफिटिक मतलब 2n। ठीक है, अब गैमेटोफिटिक जनरेशन के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन के पहले स्ट्रक्चर होगा स्पोर। और अब ये स्पोर कैसे बनते हैं, इनका फेट क्या होता है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी टर्म से बचने के लिए और टर्म समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप मान लो। गैमेटोफिटिक जनरेशन का स्पोर से क्या बनेगा आपका गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कोई भी हो सकता है, मेल गैमेटोफाइट या फिर आइदर फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में दो टाइप्स हैं, फीमेल और ये मेल। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स सेल्स, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा अपना जाइगोट। जाइगोट का आगे पेट क्या होगा, एम्ब्रियो। सॉरी, एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा, सीड आगे बन जाएगा स्पोरोफाइट। जगह थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ लेना। ठीक है, अब ये जो मैंने एरोज मेंशन किए, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये तो समझ में होगा। मेल और फीमेल गैमेट, जाइगोट कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन से। और स्पोरोफाइट, कोई ये वाले क्वेश्चन का कोई मेरे को आंसर बता दे। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या है, लुकअप 2n। स्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, क्यों नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, जो भी है कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस से अपना आंसर दो। कौन कौन बोलता है स्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, हैंड्स अप, n। करेक्ट। मैंने क्या बोला था, जब भी गैमेटोफिटिक जनरेशन के ये स्ट्रक्चर्स आ जाए, आग बंद करके क्या लिखना है प्लॉइडी, n।
अरे सर क्या कुछ भी बेकार पढ़ा रहे हो, उधर कुछ भी बकवास करते हो। 2n से n कैसे बना? बाय अ प्रोसेस कॉल। ये वाला क्वेश्चन क्यों चकमा खाया? क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर याद कर लो, याद कर लो। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा गैमेटोफिटिक जनरेशन एन, गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है जैसे स्पोर हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, सॉरी स्पोर हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, एन ही होगा प्लॉइडी, तो एम्ब्रियो का क्या प्लॉइडी रहेगा? स्पोरोफाइट का, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन में आ रहा है। ठीक है, तो अब इससे आप देख लेना, इससे सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये बहुत जगह काम आएगा ये वर्ड्स, तो आप प्लॉइडी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बस क्रोनोलॉजी याद रख लीजिए, स्पोरोफाइट, सीड, एम्ब्रियो, जाइगोट, किसके अंदर? स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर स्पोर, गैमेटोफाइट जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आ गए, मेल और फीमेल गैमेट्स आ गए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब अगर ये क्वेश्चन आए तो सिर्फ अपन बनाने की क्षमता में रहेंगे क्या? कोई मेरे को बता सकता है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है उसका फर्स्ट सेल क्या होगा? ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कौन कौन जाइगोट बोल रहे हैं? आंसर दो, कम ऑन। ठीक है, इतना वो टेंस नहीं रहना, आंसर गलत ही तो होगा। क्या होगा? दो लोग हंसेंगे, लेकिन अपने को क्या, वो 4 लोग वाला मीम चला था ना, 4 लोग हंसेंगे, उससे अपने को क्या, अपना क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई। फर्स्ट सेल क्या रहेगा स्पोरोफिटिक जनरेशन का? जाइगोट। और गैमेटोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल क्या रहना चाहिए? करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छे से टैकल कर लिया। ये बात याद रखना, ये कॉपी में स्टार मार्क करके लिख लो, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जाइगोट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। हमारे साथ मेरी क्लास में बहुत चतुर जैसे लड़के भी थे, चतुर रामलिंगम, वो 3 इडियट वाला। उन्होंने क्या किया, पहला आंसर तो जो उसमें दे दिया, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोरोफाइट, यस। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन सोचे होंगे, हाँ ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे। एक काम करते हैं, जाइगोट है तो हम नीचे वाले को गैमेटोफाइट आंसर दे देते हैं, भेड़ चाल में। रॉन्ग आ गया, -1 कट गया। स्पोर होगा फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन, आई एम सॉरी। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या लिखा? जाइगोट, वेरी गुड। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोर, यस। ये मैं पीडीएफ अगर तुमको इशू भी हुआ तो लिख देता हूँ, ये मिससेलेनियस टॉपिक है, ठीक है, इसका कोई करंट टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, मिससेलेनियस टॉपिक, एम फॉर मिससेलेनियस। ठीक है, अब एल्गी पे वापस आ जाते हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा था एल्गी। एल्गी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देती है अपनी एनसीईआरटी, उसकी बहुत तारीफ करती है, और वो तारीफ आपको याद रखनी पड़ेगी, भले आपकी तारीफ नहीं हो लेकिन फिर भी याद रखनी पड़ेगी। एल्गी की तारीफ में लिखता है, देखो दिखा रहा होगा एनसीईआरटी में, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, तो कलर क्या होगा इसका? वेरी गुड, सिंपल है, सिंपल है मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। थैलॉइड है, थैलॉइड का मतलब पता है? तो अगर है एनसीईआरटी में लिख लो थैलॉइड का मतलब, क्योंकि बाद में जब पढ़ोगे तो पैनिक नहीं करना चाहिए, अरे यार थैलॉइड कॉम्प्लेक्स टर्म है, गूगल करने लगोगे, गूगल में इतना एक्यूरेट सजेशन नहीं रहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो थैलॉइड के उसमें लिख दो, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। लार्जली अक्वाटिक, लार्जली को अंडरलाइन कर लेना, जो की पॉइंट्स बता रहा हूं जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो लिख ले, बाद में घर जाके मार्क कर लेना। लार्जली अक्वाटिक को और लार्जली को स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर ये टॉपिक से मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन भी आएगा, मान लो एक क्वेश्चन आपकी किस्मत खराब, आपने ये टॉपिक ही अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा धुंधला होके पढ़ा, क्या आएगा? इनकरेक्ट करेक्ट वाला। आई एम सेइंग दैट कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 दे देगा, स्टेटमेंट 2 दे देगा। स्टेटमेंट 1 दे देगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 दे देगा कि एल्गी आर, हाँ श्योर, योर नेम? अनीशा। ओ, तो पहले नीट दिया था कौन से ईयर में? 23 में। कितना बना अपना?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बायो में कितना रहा, कोई याद है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा आउट ऑफ 720 ना। बायो में क्या हाल था अपना, एग्जैक्ट स्कोर याद है? बॉटनी या जूलॉजी वेल डिफरेंशिएटेड, क्या पसंद है, बॉटनी या जूलॉजी? जूलॉजी, हाँ वो सबको पसंद है क्योंकि वही आने वाला है। पेड़ पौधा किसको, घास फूस किसको पसंद है, बायो स्टूडेंट को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना और अच्छा स्कोर बनेगा और आगे। ठीक है, हाँ तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 दे देगा आपको, एल्गी आर first option statement 1 and statement 2 both are correct. Second option statement 1 and statement 2 both are incorrect. Third option statement 1 is correct. Fourth option statement 2 is correct. Statement 1 is correct. Option 3. हाँ तो ये तो अभी जस्ट बता दिया इसलिए इजी लग रहा है, इसलिए झट से आंसर दे दिया। लेकिन जब वो डेटा रहेगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास 11-12 का, बायो का भी क्लास 11-12 का, तब ये रेयरली नहीं दिखता एग्जामिनेशन हॉल में, तब ये रेयरली नहीं दिखता। बस ये दिखता है एल्गी वर्ड दिखेगा, एल्गी वर्ड, हाँ एक्वाटिक वर्ड दिखेगा, हाँ अरे बेहतरीन आंसर फर्स्ट ऑप्शन +4 मार्क्स। चलो मीट होने लग गया बहुत अच्छे से। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे देखेगी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा था, लार्जली एक्वाटिक, तब रियलाइज होगा कि हो गया -1। इसलिए ये बहुत कॉमन है और जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जामिनर ये खेल खेलेगा। वो क्या करेगा, जस्ट 1 वर्ड्स को ट्विस्ट करेगा। इसलिए तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ये सब छोटे वर्ड में ही आपको फंसाया जाएगा। अब आप एक बात बताओ, अफसोस नहीं होगा कि इतना पढ़ के गए, इतना पूरा चैप्टर पढ़ के गए, आया एक लल्लू सा क्वेश्चन आया, उसमें भी बस एक वर्ड आपका 1 मार्क्स खा गया, -1 कर गया। इसलिए बार बार ये जो छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में, इसको रंग दो, अंडरलाइन कर लो, फूलों से सजा दो इसको, जो जितना कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देख लिया एक डेमो, एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन उलट पुलट हो गया। हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अपना चैप्टर चल रहा है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी लाई हो, अगले बार से ला लेना प्लीज। ठीक है, ये वाला भले ही मत लाना लेकिन एनसीईआरटी जरूर ले आना। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है प्लांट किंगडम, इंट्रोडक्शन दे दिया है प्लांट किंगडम वो सबका, अभी एल्गी पे है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स अभी बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो जो की पॉइंट्स बता रहे हैं वो नोट्स में लिख लेना अभी, और घर जाके एनसीईआरटी में डेफिनेटली मार्क कर देना। +4 लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में, नोट्स में लिख लिया, रेयरली एक्वाटिक, लार्जली एक्वाटिक, सॉरी। ठीक है, और एल्गी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के भी अपन देखेंगे, ट्रिक्स बाद में अच्छे से समझ जाएंगे। और एल्गी के अपने एनसीईआरटी में लिख लेना और तुम लोग नोट्स में लिख लो। एल्गी में हैप्लॉइड बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है, इसका मेन बॉडी जो है एल्गी का हैप्लॉइड है। सो जाइगोटिक मियोसिस, डरने का कोई चिंता नहीं, ये एकदम एंड में आएगा, जाइगोटिक मियोसिस, लाइफ साइकिल सब आएगा। अभी बस लिख लो ताकि बस मार्क्स मिले कैसे भी, बाद में मैं समझाऊंगा डेफिनेटली, ये वाला मिस नहीं करूंगा। सो जाइगोटिक मियोसिस एंड दैट्स व्हाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए। एल्गी की प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड, कौन सा मियोसिस होगा उसमें, जाइगोटिक मियोसिस, और कौन सा लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक। ओके, लिख लिया। अब देखिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन 3 टाइप के रहेंगे, जहां जहां बहुत, जैसे ह्यूमंस में तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमें कौन सा वेजिटेटिव की टुकड़ा निकाला और वो ग्रो हो गया, ऐसा नहीं, हमें तो सिर्फ सेक्सुअल। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसमें बहुत सारे वेरिड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी में रिप्रोडक्शन, पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ओह सर कैसे चलता है, बस इतना लिख ले, आगे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हाइफन लिख के लिख दो, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। Next kind of reproduction is asexual reproduction. Asexual reproduction में हाइफन देख के लिख लो
ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? स्पीड में अगर होए तो टोक देना, मैं भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो सब नहीं। हाँ ये क्या है बाय द वे? यहाँ का मेरे को आइडिया नहीं, जरा एक बार दिखा देना। क्या है मतलब एनसीईआरटी छापते हैं क्या ये? ये भी बहुत जोरदार चीज है। मैं अगर प्रोवाइड करूंगा आपको तो ऐसा काइंड ऑफ ऐसे ही करूंगा कि शॉर्ट नोट्स हो जाए। ठीक है, बस यही चैप्टर का है। हाँ तो ये भी बहुत बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि एट द एंड एक दिन पहले ऐसा ही कुछ आपको चाहिए जिससे आपका पूरा 11th एंड 12th रिवाइज हो जाए एक कंसाइज वे में, पतले वे में। ठीक है, वरना इतनी मोटी मोटी नोट्स लेके आप नहीं घूमोगे। हाँ तो वेल एंड गुड, इसमें भी मार्क कर सकते हो, लेकिन इसमें मार्क नहीं करो चलेगा, एनसीईआरटी में भी मार्क कर लेना जरूर। वो ये कब काम आएगा? जब आपकी एनसीईआरटी में पूरी पकड़ होगी, ग्रिप होगी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन रहेगी, फिर आप इसको अपने वे से मॉडिफाई करोगे। आपको फिर मतलब कंसर्न फील होगा कि हाँ इसमें वो चीज मेंशन नहीं है, इसमें मैं खुद से ऐड करूंगी, जो आपको एक एक्स्ट्रा एज डेफिनेटली देगा। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखना बाय ज़ूस्पोर्स। और ज़ूस्पोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ूस्पोर्स के ब्रैकेट में लिखना मोटाइल। बहुत लोग का मार्क्स एक आया है, मोटाइल एग्जामिनर लिख देता है, ज़ूस्पोर्स के ब्रैकेट में लिख लेना मोटाइल। और ये ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, ज़ाइगोस्पोर्स, ये सब आगे आएगा, ये सब आगे आएगा लाइफ साइकिल के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिए आइसो, अनाइसो, आईएसओ, एएनआईएसओ, ऊगैमस, मजाक जोक सपाट, ऊगैमस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि वेजिटेटिव मतलब क्या हुआ, असेक्सुअल क्या हुआ, सेक्सुअल क्या हुआ। वेजिटेटिव मतलब क्या हुआ, जो मेन प्लांट बॉडी थी उससे कुछ पार्ट्स टूटे, फ्रेगमेंट हुए, जैसे बाय फ्रेगमेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्किन का टुकड़ा निकाला या फेंका, जैसे जो ज़ॉम्बीज वो सब में होता है, या फेंका, एक नया विश्लेष जनरेट हो गया, ऐसा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ये रहेगा कि असेक्सुअल में कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे जिनसे वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमंस में भी रहता है, क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा फ्यूज ही करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रहता है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स लिखा है ना, आइसो, अनाइसो, ऊ, ये समझते हैं एक बार। ये हो गया आइसो, अनाइसो, ऊ, गैमस। सबके आगे गैमस ही है, ठीक है। मेन पॉइंट ही बताऊंगा, जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, जो याद रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आइसो मतलब किसी को पता है? वेरी गुड। आइसो मतलब क्या हुआ, सेम, मतलब इसमें जो मेल गैमेट रहेंगे और फीमेल गैमेट रहेंगे सिमिलर इन साइज रहेंगे, ठीक है। और मोटाइल भी हो सकते हैं, इमोटाइल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें भी बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स आ जाता है कि कोई एक भी मोटाइल रह सकता है, कोई एक भी इमोटाइल रह सकता है, लेकिन वो अभी वो समझाऊंगा तब आई विल कम टू योर पॉइंट। हाँ, आइसो मतलब क्या हुआ, सिमिलर इन साइज, तो आइसो के बगल में रख लेना, लिख लेना सेम। अगर पता है तो वेल एंड गुड, मत लिखो। एन आइसो का फिर मतलब क्या होगा, एन आइसो के आगे आ गया, वर्ड्स को तोड़ो। नॉट सिमिलर, डिसिमिलर, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट रहेंगे वो डिसिमिलर इन शेप, साइज रहेंगे। शेप एंड साइज में डिसिमिलर, मतलब अगर मेल छोटा सा है तो फीमेल बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऊ गैमस का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, इसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन यही होगा, इसके बजाय और कुछ नहीं होगा। अगर वो होगा तो वो ऊ गैमस नहीं होगा। ऊ गैमस में क्या होगा, जो मेल रहेगा, हिंदी में लिख लो, कुछ भी अपने वर्ड्स में लिख लो या इंटरेस्टिंग वे में लिख लेना। मेल रहेगा छोटा और मिल्खा सिंह जैसा मोटाइल, भागने वाला। और जो फीमेल रहेगी बिग और इमोटाइल। इसको ऐसे याद कर लेना, मेल जो रहता है, ये विधि का विधान चलता है कि और आदमी ही औरत के पीछे भागता रहेगा, आदमी औरत के लिए नस काटेगा, सब करेगा, ठीक है।
तो आदमी छोटा सा है, छोटे आदमी ज्यादा चंचल होते हैं और भाग दौड़ करेंगे, तो वो भागेगा किसके लिए? अपनी फीमेल के लिए। और फीमेल क्या है? ऐसे मस्त एकदम कुशन में बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मेल आएगा मेरे पास, एकदम लार्जर है फीमेल और इमोटाइल है, क्योंकि अगर फीमेल भी भागने लग गई तो मैराथन तो चल नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मेल क्या रहेगा? मोटाइल और स्मॉल। और अगर जरा सा भी वर्ड्स में कंफ्यूजन रहे तो ये समझ लेना, जो ज्यादा छोटा वो ज्यादा चंचल, जो ज्यादा छोटा वो ज्यादा चंचल। देखते हो ना बच्चे लोग जो छोटे रहते कितने चंचल रहते हैं, और मम्मी पापा कैसे एकदम बड़े हैं तो स्टेबल है, ज्यादा मूव नहीं करते। तो इसको ऐसे याद कर लेना, जो मेल है छोटा है मोटाइल है, फीमेल जो है बिग है और इमोटाइल है। ये oogamous का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो कमिंग टू योर डाउट, आइसो में क्या रहेगा? दोनों सिमिलर इन साइज रहेंगे, डिसिमिलर का कोई वो ही नहीं बनता, क्योंकि डिसिमिलर अगर हुए तो अनआइसो में नहीं आ जाएंगे, है ना। तो आइसो में बोथ आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, अनआइसो में बोथ आर डिसिमिलर इन शेप एंड साइज। और oogamous का तो बता दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, दिमाग में रहना चाहिए तुम लोग, आई गेस, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, लेकिन एग्जाम्पल्स अभी सेग्रीगेट करके अपन नहीं पढ़ेंगे, अलग से जब डिस्टिंग्विश आ जाएगा कि बहुत सारे वो आ जाएंगे क्लासेस है ना इसमें, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उसमें अपन उसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल्स पढ़ेंगे और डायग्राम्स को भी साथ लेके चलेंगे। क्योंकि देखो डेटा एनसीईआरटी बहुत सारे जो कोचिंग मॉड्यूल्स है, तुम लोग के भी सवाल में होता होगा, जब इसको ही मैंने बोल दिया कि यही बाइबल है, यही सब है, इसको ही चाटना है, तो कोचिंग वाले अपने मॉड्यूल्स क्यों पब्लिश करते हैं, अपने हिसाब से क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें क्या रहता है, जो डेटा रहता है कंपाइल रहता है। एनसीईआरटी बहुत बकवास किताब है, मैं ये भी बोलूंगा एनसीईआरटी बहुत बकवास किताब है, लेकिन साइमल्टेनियसली अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है एज वेल, क्योंकि इसमें क्या है, डेटा कंसाइज है, डेटा क्रिस्प है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे आपको एनसीईआरटी क्या करेगा, वो जो टिपिकल इंडियन सीरियल्स होता है ना, वैसा है कि आपको बस ऊपर ऊपर सरफेस बता देगा एनसीईआरटी, इनर चीज नहीं बताएगा। जैसे मैकेनिज्म का नाम आपको मेंशन कर देगा एनसीईआरटी, लेकिन इसका डिटेल नहीं बताएगा कि ये मैकेनिज्म होता कैसे, क्या होता है। सो एज टू सिंप्लीफाई दैट, कोचिंग वाले और सब लोग अपना मॉड्यूल्स पब्लिश करते हैं। कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं बायो के स्पेशली, वो कुछ नहीं है, वो इलैबोरेटेड वर्जन है एनसीईआरटी के। उसमें आपको एनसीईआरटी की लाइंस मिलेगी, एनसीईआरटी के सब डेटा मिलेगी, लेकिन इलैबोरेट वर्जन में कॉम्प्रिहेंड कर पाए आप, ताकि आपको समझ आ पाए, वैसे डेटा मिलेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन एनसीईआरटी को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, लाइन आएगी तो इससे लाइन आएगी, अगर डायग्राम आएगा तो ये डायग्राम आएगा, इसका कोई मोर पंख और एक्सटेंशन कुछ नहीं रहेगा। डायग्राम आएगा तो सीधा उठ के यही डायग्राम आएगा, तो अपने को इसको तो साथ लेके चलना है एनी हाउ। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो अपन एग्जाम्पल्स भी याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड नहीं करना अपने को, चीजों को कंपाइल करना है, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना है, चीजों को एकदम कंसाइज रखना है, ठीक है। इसके पहले कि मैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में आऊं, और मिसलेनियस टॉपिक है इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे। पेज नंबर 32 देखना कि एटलीस्ट ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड बाय एल्गी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, ये स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेन क्वेश्चन डिसाइडिंग अभी ये आया, क्या सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड algae produces large amount of hydrocolloids। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल जो जेली, वो सब चीज आपने देखी, या फिर जो भी चीज जो पानी सोख लेती है, जैसे अगर ये बुक है, सरफेस है, तो इसके हाँ अगर पेक्टिन वो सब जो आपने देखा है, ये वाटर को होल्ड कर लेगी, वाटर को अपने सरफेस से जाने। अभी क्या होगा, इस पे मैं अगर पानी डालूंगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ अंदर चल जाएगा, लेकिन हाइड्रोकोलाइड्स क्या रखेंगे, पानी को ऐसे कंसाइज रखेंगे, पानी को गिरने नहीं देंगे, वाटर को होल्ड करके रखेंगे, तो उनको बोलते हैं, नहीं समझ आया? हाँ, स्पंज जैसा काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन उसको हाइड्रोकोलाइड्स में अपन क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पंज एक अलग मटेरियल हो गया। हाइड्रोकोलाइड्स लेकिन टू बी वन पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, हाँ स्पंज भी तो वाटर को होल्ड ही करता है, तो हाँ स्पंज भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोकोलाइड्स के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, लिख लो, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मार्क कर लो, एल्जिन और कैराजीन। अब एल्जिन और कैराजीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके मेन है कि ये आते कहां से है। एल्जिन आता है ब्राउन एल्गी से, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफियो या रोडो फियो, वेरी गुड, ऐसे याद कर लेना। क्लोरो अभी बताया था, क्लोरोफिल होगा तो क्या कलर होगा, तो कौन सा एल्गी हो गया, ग्रीन एल्गी। रोडो, आर फॉर रेड,
तो रेड एल्गी, और फियो एक ही बचा तो ब्राउन एल्गी, क्योंकि और कोई पर्पल, मरून, बेबी पिंक ऐसा तो एल्गी होता नहीं है। ठीक है, तो एल्जिन ब्राउन एल्गी से आता है और कैराजीन रेड एल्गी से आएगा। अब भी तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, अब भी एवरीवन इज नॉडिंग देयर हेड, लेकिन यही जब 4-5 महीने बाद धूल लग जाएगी, इस किताब को पढ़ोगे, कंफ्यूज होते फिरोगे। एग्जाम में 110% बहुत लोग करके आएंगे कैराजीन बाय ब्राउन एल्गी, एल्जीन बाय रेड एल्गी। तो इसका एक ट्रिक है, अब बहुत वियर्ड हो सकता है, देख लो अगर किसी को समझ आ जाए। अब्बा कार, अब्बा कार, ए फॉर एल्जीन, बी ए फॉर ब्राउन एल्गी, ठीक है, और कार सी फॉर कैराजीन, ए आर फॉर एल्गी रेड, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे जिनको मैंने बताया, बहुत सारे महारथी ये भी करके आए कि ट्रिक को भी गलत करके आए, अब्बा नहीं किए, सीधा कैब कर दिए कि सी ए बी, सी कैराजीन और ए बी मतलब एल्गी ब्राउन, लेकिन इतना भी महारथी नहीं बनना है, जो सिंपल बता दिया ये याद रखना। अब्बा जब भी आए तो फरहान की जो 3 इडियट्स वाला था उसका इमेज अपने माइंड में बना लेना, अब्बा मेरे को कार चाहिए, ऐसे याद रख लेना कि एल्जीन ब्राउन एल्गी, कार कैराजीन एल्गी रेड, ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद रहेगा। और एनसीईआरटी में लिख लो, ये आई रिक्वेस्ट ये लिख लो, 4-5 महीने बाद अगर कंफ्यूज होगी यही चीज हेल्प करेगा। और यही चीज एग्जाम में बहुत से मैंने इतने डबल मीनिंग और इतने वियर्ड, इतने गंदे निमोनिक्स और ट्रिक्स बनाए अपने लिए कि बाय हुक और बाय क्रुक क्या करना है, अपने को याद ही तो करनी है चीजें, कैसे भी याद हो। अब डबल मीनिंग से हो कैसे भी हो, लेकिन बस याद रहनी चाहिए। लिखा, लिख रही हूं। ओके, नेक्स्ट पेज। अब आते हैं 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी 3 टाइप्स क्या है? अब इनके नाम से ही हम इनको हमेशा पढ़ेंगे, और इसमें तो गलती से भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी को। पहला एल्गी क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी, ठीक है। तो अब ये तो घोल के पी जाओ, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसा लो। क्लोरो मतलब ग्रीन एल्गी, ये तो बाद में कभी डाउट ही नहीं आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्योंकि एग्जामिनर ये करेगा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फियोफाइसी। अब अगर आपको यही नहीं पता फियोफाइसी किसको बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो ये फियो नाम सुनते ही आपके दिमाग में हो जाना चाहिए ब्राउन, या फिर अगर फियो का मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है तो ये याद रखना ना, क्लोरो रोडो है, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया रेड, तो बचा क्या? ब्राउन। और रोडो, आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके मैं आपको एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट करके ही पढ़ाऊंगा पूरा ये, ताकि आपके ये पूरे बैठ जाए दिमाग में। एनसीईआरटी इसका एक टेबल भी बनाई है, क्लोरोफियो और रोडोफाइसी, लेकिन वो टेबल जो है आधा अधूरा है। वो टेबल तो आपको पढ़ना ही है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, वरना आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते कि लाइन से आपने बोला था भैया, लाइन से क्वेश्चन आएंगे, टेबल से कैसे दे दिया? नहीं, टेबल से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो टेबल आधी अधूरी है, लेकिन वो टेबल अपन पूरी करेंगे, क्योंकि जब अपने को बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा, बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा, तो अपन एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ना विल बी अ टीडियस प्रोसेस, और उतना टाइम कंज्यूमिंग अपन नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो अपन ये टेबल में ऐड ऑन कर देंगे, जैसे मैंने किया वैसे आप ये टेबल ऐड ऑन कर देंगे, ताकि अगर आप फ्यूचर में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी पढ़े, 5 मिनट में आपका टेबल से ये पूरी लाइंस कवर हो जाएगी, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, रोडोफाइसी, अब कोई बोलेगा कि ये डिस्टिंग्विश कैसे कर दिए गए? मेन जो कैरेक्टर है इनको डिस्टिंग्विश करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, कि क्लोरोफाइसी में कुछ पिगमेंट था तो वो ग्रीन कहला दिया गया, फियोफाइसी में कुछ पिगमेंट था तो वो ब्राउन कहला दिया गया, और रोडोफाइसी में कुछ पिगमेंट था तो वो रेड कहला दिया। अपनी एनसीईआरटी ये लाइन भी लिखती है कि एल्गी जो है, एक सेकंड में आपको एग्जैक्टली लाइन बता दूंगा, कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है मेनली उनके पिगमेंट्स की वजह से है। लेट मी लोकेट द लाइन, जस्ट अ सेकेंड।
अभी एग्जैक्टली नहीं मिल रही लेकिन है, जस्ट आई विल फाइंड इट आउट एंड ये बता दूंगा। हाँ, तो क्लोरोफाइसी में क्या था, ग्रीन पिगमेंट था विच इम्पार्ट्स इट अ ग्रीन कलर, जिसकी वजह से उसको क्लोरोफाइसी बोल दिया गया। तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लो, इसकी तारीफ लिखेंगे, और ये जो पॉइंट है कंसाइज रखना, अपने को लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं, बस यही पॉइंट से अपना ये पूरा क्लोरोफाइसी का तारीफ होगा। क्लोरोफाइसी में लिखिए इसकी तारीफ, यूनिसेल्यूलर। दूसरा पॉइंट लिखिए कॉलोनियल और फिलामेंटस। कॉम्प्लेक्स हो गया है थोड़ा, तो पता है कॉलोनियल और फिलामेंटस। कॉलोनी मतलब जो गुच्छे बना के रहेंगे अपनी कॉलोनी में, ऐसे ऐसे कॉलोनी में रहेंगे, और फिलामेंटस जो ऐसे फिलामेंट्स की तरह रहेंगे। फिलामेंट्स मतलब जो ऐसे थ्रेड की तरह रहेंगे, या डायग्राम भी है, ये देखो, ये कॉलोनी तो बॉल बॉक्स, कॉलोनियल का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉलोनियल बॉल बॉक्स, और फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। हाँ, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे सेग्रीगेट करके दिया हमने, यहाँ एक साथ ही पढ़ लिया इकट्ठा। सॉरी, तो इसकी तारीफ हो गई, कॉलोनियल या फिलामेंटस, ठीक है। और बाकी अपन बाद में आएंगे। और क्या इसकी तारीफ में हो सकता है? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरे को दूसरे स्लाइड में करना पड़ेगा इनके लिए, पायरेनॉइड्स। अगर क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी से क्वेश्चन आएगा तो इससे तो आना बनता है, 99.100 चांसेस है कि क्लोरोफाइसी में पायरेनॉइड से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? स्टार्च और प्रोटीन का ही खेल है। तो मैं कोटा में मैंने प्रिपरेशन किया अपनी, जैसे मैं बताऊं, और कोटा की कचौड़ी बहुत फेमस है। तो इसको पायरेनॉइड्स को आप कुछ नहीं, एक कचौड़ी जैसे इमेजिन कर लो। कचौड़ी क्या रहती है? बाहर क्या है? हमारी कचौड़ी में मेनली ये था कि बाहर क्या है? स्टार्च, मैदा, अंदर क्या रहती है? दाल। दाल में क्या होता है? प्रोटीन। तो ये क्या हो गया? इसको वैसे ही इमेजिन कर लो, बाहर हो गया इसका स्टार्च, अंदर क्या हो गया? दाल यानी प्रोटीन। इसलिए बहुत ही सुंदर कंसाइज लाइन एनसीईआरटी लिखती है, जिससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। देखो पायरेनॉइड्स के लिए लिखा है ना, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब इसमें अगर ट्विस्ट करना हो कैसे लिख देगा? क्या कर देगा? स्टार्च बिसाइड्स प्रोटीन। देखा तो क्या लगेगा? हाँ, स्टार्च तो था, प्रोटीन भी था। हाँ, राइट। नहीं, कैसे इमेजिन करना है? पायरेनॉइड्स देखते ही कचौड़ी, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च मतलब लिख लो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो, स्टार्च मैदा, प्रोटीन दाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पायरेनॉइड कोई नहीं है, पायरेनॉइड ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्टोरेज बॉडी है, ठीक है। हाँ, तो कमिंग बैक टॉपिक था, अभी मेन बेसिक पॉइंट्स लिखा दे रहा हूं, बाद में इनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी डिफरेंस आएगा, वो भी अपन लेंगे। फियोफाइसी की तारीफ में आप लिखिए, फियोफाइसी की एक्स्ट्रा तारीफ क्या लिखा सकता हूं आपको? हाँ, फियोफाइसी की तारीफ में लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी टॉल। और वेरी टॉल के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा केल्प्स, KELPS, वेरी टॉल। यहाँ पे केल्प्स उनका एग्जाम्पल है, ठीक है। 100 मीटर हाइट, बहुत लंबे होते हैं। 100 मीटर मतलब समझ रहे हो? तो ये तीनों एल्गी में इसका ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है। अगर पूछा जाए विच ऑफ द एल्गीज आर वेरी टॉल रीचिंग अप टू 100 मीटर हाइट, फियोफाइसी, ठीक है, लिख देता हूं। वेरी टॉल केल्प्स, ठीक है। और इसका और क्या हो सकता है? सबस्ट्रेटम, वो तो अपन बाद में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कमिंग टू रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के लिए आप लिखिए, रोडोफाइसी का एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इसके एग्जांपल्स है आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। तो जो डीप सीज, ब्लैक सी या फिर जो रेड सीज होते हैं, उसके ये बॉटम में जाते हैं, बॉटम में जा रहे हैं। और ये क्या है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, मतलब कौन सा पिगमेंट रहेगा इनमें? रेड पिगमेंट विच इम्पार्ट्स इट्स रेड कलर। तो जो बहुत सारे सी, हाँ रेड सी में, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि रेड सीज इम्पार्ट या रेड सी का जो कलर है आर कलर्ड रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी उसमें रहते हैं, जो आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, इनके पिगमेंट्स है जो प्रेजेंट रहते हैं, पर्टिकुलर पिगमेंट्स इनको इम्पार्ट करते कलर। ये मेंशन नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक लाइन है वो अंडरलाइन कर लो, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन। ये तो समझ आता है ना, अक्वाटिक में दो, मराइन और फ्रेश वाटर, ठीक है। मराइन मतलब जो सॉल्टी थोड़ा हो गया, तो इसमें भी अगर क्वेश्चन, अगर प्रोबेबिलिटी तो कम है, लिख देगा मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर फ्रेश वाटर, तो बचना अपने को, मराइन है, ठीक है। और जो मराइन है लिख दो फाउंड इन वार्मर एरियाज, वार्मर एरियाज में थ्राइव कर पाएंगे, इनका सूटेबिलिटी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ये रह पाएंगे। और सरफेस ऑफ द वाटर पे तो रहेगी, लेकिन एट ग्रेट डेप्थ्स में भी रहेगी, ये बात याद रख लेना। ग्रेट डेप्थ्स जैसे अभी बताया रेड सी, जो उसको पर्टिकुलर कलर उसका इंपार्ट करेगा, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जो टेबल से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, और वो टेबल ही आप अपने लिख लो। ये टेबल आधी अधूरी है मेरे अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। ये टेबल को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा रिप्रोडक्शन भी डाल के, तो जिसके पास अगर नहीं है, एक सेकेंड, तो ये टेबल क्या मैं बना दूं आप लोग के लिए, अगर कन्वीनियंट रहेगा तो, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, मैं बना देता हूं। हाँ, और ये टेबल अगर बना दूंगा तो इसका ट्रिक्स भी याद हो जाएगा अपने को साथ ही साथ। ओके, okay. नीचे पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजेला, और हैबिटेट। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पड़ेगा, स्टार मार्क कर देता हूं, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल। फ्लैजेला और हैबिटेट से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी है तो मोस्ट यहां से है, ये तीनों से तो ज्यादा बनेगा ही बनेगा। पहला क्या क्लास है अपना, ग्रीन एल्गी। बाद में ब्राउन। एक सेकेंड, तुम लोग तब तक रिवाइज कर लो, देख लो, मैं तब तक ये पूरा बना देता हूं। इसमें पिगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे अपनी एनसीईआरटी में, लेकिन अब ये मैं पिगमेंट जो है बिना देखे भी लिख सकता हूं, बिना देखे, क्योंकि इसका मैंने ऐसा ट्रिक फाइंड आउट कर लिया है। क्या करना है, कुछ नहीं, अपने माइंड में भी, अगर एग्जाम में भी बनाना है, पास में क्वेश्चन पेपर के बना लेना, कुछ नहीं। सब में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल लिख दो, क्लोरोफिल लिख दो, क्लोरोफिल लिख दो। क्लोरोफिल ए सब में होगा, क्लोरोफिल ए सब में होगा, क्लोरोफिल ए सब में होगा। 1 2 3 4 ABCD तो सबको आता है, बी सी डी, सिंपल। यही कंफ्यूज होते रहोगे कि क्लोरोफिल सी किसमें था, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल डी, कुछ नहीं, ये क्रोनोलॉजी बस याद रखना है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफियोरोडो, क्लोरोफिल ए, बी, ए, सी, ए, डी, और जो बाकी स्पेशल पिगमेंट्स है वो याद करना पड़ेगा, वो विद टाइम एंड अगेन याद हो जाएंगे। जैसे फियोफाइसी में अपने स्पेशल पिगमेंट्स है, ए, सी के अलावा ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, तो ये लिख सकते हैं अपन, xanthophyll and carotenoids, ठीक है। और रेड एल्गी में अपने स्पेशल पिगमेंट्स है, क्या बताया था मैंने, किसी को याद है? जोर से कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है। R-phycocyanin, R-phycoerythrin, वेरी गुड, लिख लो। R-phycocyanin, R-phycoerythrin,
ठीक है, तो पिगमेंट्स का तो अब अपना सॉर्ट है। पिगमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा अपन बनाने की क्षमता में रखते हैं, इसमें नो डाउट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बस ब्राउन का ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स थोड़ा याद, ये भी, अरे हाँ, ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। रेड का तो आपको याद हो गया कि कलर क्यों है, आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, तो बच्चा क्या, ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स ब्राउन में चिपका दो, क्योंकि अपना ग्रीन बोला वाला है। ग्रीन को और कोई एक्स्ट्रा पिगमेंट्स की जरूरत नहीं। ग्रीन को अगर ग्रीन कलर इंपार्ट करना है तो उसको सिर्फ क्लोरोफिल ए चाहिए रहेगा और बी चाहिए रहेगा, बस ठीक है, तो पिगमेंट सॉर्ट हो गया। फिर स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टोर्ड फूड अपनी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, स्टोर्ड फूड क्लोरोफाइसी, जरा बताओ, स्टार्च। लेकिन यही अगर, एक सेकेंड, यही मैं अगर दिखा दूं कि स्टार्च के बजाय भी अगर क्वेश्चन आ गया, आप लोग रॉन्ग करके आ जाओगे कि सिर्फ स्टार्च ही लिखा है टेबल में। ये पेज नंबर 32 खोलो, ये देखो क्लोरोफाइसी की लाइन का, ये देखो, ये तुमने अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं की है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आएगा, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगर क्वेश्चन आएगा स्टार्च, तो तुम तो सिर्फ स्टार्च टिका क्या होगे, क्योंकि टेबल का क्लेम करोगे तुम लोग, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलेगी, नहीं हमने तो चुपके से ऑयल ड्रॉपलेट्स भी लिखा है। अब मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, उनका ध्यान ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जाएगा नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे। इसलिए बोला एनसीईआरटी को हर जगह से पढ़ो, लिंक बैठाओ और कंसाइज वे में अपने शॉर्ट तरीके से लिखा दो। तो अब यहाँ पे अगर यह टेबल है, घर जाके स्टार्च के जगह, मतलब स्टार्च की जगह नहीं, स्टार्च भी एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स याद से लिख लेना, क्वेश्चन आएगा। ये स्कैम होगा और होते आया, अभी तक तो होते नहीं आया, लेकिन अगर होगा तो मेजॉरिटी यही करेगी कि ऑयल ड्रॉपलेट्स लिखा नहीं, बाद में दिखेगा नॉन हाइलाइटेड लाइन। तो स्टोर्ड फूड लिख देना स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स। फियोफाइसी में लैमिनरिन मैनिटोल जैसे लिखा है, लैमिनरिन मैनिटोल, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। अब जानते हैं इसके लिए कुछ एज ट्रिक नहीं है, लेकिन ये अगर टाइम एंड अगेन सीक्वेंशियल आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। लैमिनरिन मैनिटोल, लैमिनरिन मैनिटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च। और अगर ये आपको सीक्वेंस याद है, ये सीक्वेंस याद है, तो कैसे भी क्वेश्चन बना लोगे बाय हुक और बाय क्रुक। और सेल वॉल, सेल वॉल लिखो, क्या लिखा है सेल वॉल में, सेल्यूलोज। अगेन एनसीईआरटी खेल खेलती है, गायब कर दी, उड़ा दी। अगर मैं आपको ये बता दूं कि सेल्यूलोज के बजाय भी और कुछ है, पेक्टोज, हाँ, और सेल्यूलोज और पेक्टोज के अलावा भी और कुछ है, क्या, सेल्यूलोज इनर है, पेक्टोज आउटर है। ये एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा है, लेकिन टेबल में मेंशन नहीं किया। ये एनसीईआरटी की खास बात है और बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से उसे बहुत लोग गाली भी देते हैं। सेल वॉल में लिख लो, सेल वॉल में यहां मैं लिख देता हूं, सेल्यूलोज और पेक्टोज। सेल्यूलोज के लिए क्या लिख लेना, इनर, और पेक्टोज के लिए आउटर। वापस कंफ्यूज हो गई छोटी सी चीज में कि इनर पेक्टोज था, आउटर सेल्यूलोज था, याद रख लेना ओपी। ओपी तो आजकल बहुत चलते आ रहा है ना ट्रेंड में, ओपी ओपी सर, वेरी ओपी, ऐसे तो याद कर लेना, ओ फॉर आउटर, पी फॉर पेक्टोज, ओपी, आउटर पेक्टोज, बचा गया इनर सेल्यूलोज, आईसी। सेल्यूलोज एंड एल्जिन, फियोफाइसी के लिए एल्जिन में लिख दो आउटसाइड, एल्जिन आउटसाइड में। और रोडोफाइसी के लिए तो है ही, वो बहुत खतरनाक नाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना बस। फ्लैजला, फ्लैजला अपन बाद में आएंगे फ्लैजला पे, जब और डाइवर्सिटी और सेल वॉल वो सब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन फ्लैजला अभी के लिए याद रख लो, एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है और ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इनको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फ्लैजला के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है आप लोग के लिए, लेकिन वो बाद में रिवील की जाएगी, तो उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं। हैबिटेट याद कर लो, हैबिटेट क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो जस्ट अपने को पता रहना चाहिए। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों के लिए फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। द डिफरेंस लाइज इन द कंसेंट्रेशन। फियोफाइसी के लिए जो फ्रेश वाटर है रेयर है, ब्रैकिश और सॉल्ट नॉर्मल कंसेंट्रेशन में। रोडोफाइसी के लिए जो फ्रेश है वो सम है, लिखा, और सॉल्ट वाटर जो है वो मोस्ट है। ये अगर लिखो नहीं लिखो, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब जो मैं आप लोग से तब से बोल रहा था कि ये टेबल मेरे को इनकम्प्लीट लगा, इसका रीजन ये इनकम्प्लीट इसलिए लगा क्योंकि अगर अपने को कंसाइज वे में टेबल याद करना है तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं। टेबल को ये पूरा कर दो, कैसे पूरा करोगे? एक सेकेंड। क्लोरो फियो रोडो, जैसे यहां पे टेबल खत्म हुई ना, तो जैसे मैंने यहां टेबल बनाया वैसे ही आप बना देना, वैसे ही आप कंप्लीट कर लेना, ताकि अगर आप पढ़ने जाओ फ्यूचर में तो आपका बस ये टेबल से पूरे ये तीनों जो है रिवाइज हो जाए। कैसे? अब रिप्रोडक्शन का पॉइंट इस टेबल में मिसिंग है। रिप्रोडक्शन मैंने क्या आपको रिप्रोडक्शन बताए थे? कितने टाइप के? वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। अपनी एनसीईआरटी में ऊपर लिख देना, वेजिटेटिव का कोई चोचला नहीं है। ऑल एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव अगर फ्रेगमेंटेशन से सब कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ नहीं है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाइज विद इन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे बना के लिखना। आई स्वेयर आपको डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। रेडी? असेक्सुअल के लिए लिख लो ऐसे, दोनों के लिए जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स क्या होता है? मोटाइल या इमोटाइल? वेरी गुड, जू स्पोर्स मोटाइल। ठीक है। रोडो के लिए क्या हो जाएगा? अगर जू स्पोर नहीं है तो कोई और है, और वो क्या है? नॉन मोटाइल। सेक्सुअल कितने टाइप का बताया था? कौन सा? हाँ, तो इन दोनों में, ये दोनों समझ लो क्लोरो और पियो भाई भाई है। जो इसका होगा वो इसका, जो इसका होगा वो इसका होगा, और वो एप्लीकेबल ही है। तो इन दोनों में आइसो मिलेगा, अनआइसो मिलेगा और ऊ मिलेगा। ठीक है। और ये तो अलग ही चल रहा है, इसमें सिर्फ ऊ ही मिलेगा। ठीक है, लिख लिया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोडोफाइसी से आएगा आपके कि इनका जो स्टोर्ड फूड है क्या था? क्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ये डिफरेंस में मत लिखो, ये रोडोफाइसी की तारीफ में उसके बगल में लिख देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अब जैसा कि बोला था कि एग्जांपल्स इनके याद करने हैं, तो इसके अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। हाँ, और देखो ड्यू टू द फैक्ट कि ये जो मैंने लाइन लिखाई है ये एनसीईआरटी में वापस लिखी है, लेकिन जो लाइन अगर एनसीईआरटी में लिखी भी है तुम उसको साइड में अपने एनसीईआरटी में लिखना, ताकि वो बार बार तुम्हारे हाथ में जाए, वरना तुमने बहुत सारी लाइन अंडर हाईलाइट कर दी। अब कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है ये तुमको पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए अगर तुमने साइड में लिख दिया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनेगा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, हमने एनसीईआरटी को इतना रंग दिया होता है ना कि रंगने वाला पॉइंट भी हम नहीं पढ़ते, तो इसलिए अगर ये डिसाइड लिख दिया, अलग से लिख दिया स्पेशल वीआईपी बना के, तो ये एक्स्ट्रा एज तुमको दे देगा डेफिनेटली। ठीक है, मेन पॉइंट्स तो कवर हो गए। और हाँ, फ्लैजिला का जैसे मैंने बोला था ना, फ्लैजिला का, तो फ्लैजिला का एक काम करो, जैसे मैंने बनाया मेरा कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे नहीं, न्यू पेज। फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। फ्लैजिला एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, और डायग्राम याद रखना, क्योंकि रिटन मेमोरी से ज्यादा अपनी डायग्राम बेस्ड मेमोरी रहती है। जो अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लिए, आपके दिमाग में चिपक गया वो, तो लॉन्ग रन तक याद रहेगा आपको। ठीक है, इसके ऐसे फ्लैजिला बना दीजिए ऐसे। ड्राइंग में मेरे को प्राइज मिला है, तो नो रिमार्क्स ऑन दैट। अब ये डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या ग्रीन एल्गी के आपको फ्लैजिला, ये मेन इसका बॉडी है, ये फ्लैजिला नहीं। फ्लैजिला क्या होता है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एक्सटेंशन जो होता है। तो ग्रीन एल्गी के आपको कितने फ्लैजिला दिख रहे हैं? 2 आंसर। ग्रीन एल्गी हैज हाउ मेनी फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला।
और एक्सटेंशंस कर दो। एक लाइन में लिखा हुआ है 2 to 8 है, तो 2 to 8 और ये देखो सब मैंने इक्वल शेप एंड साइज के बनाए, तो 2 to 8 इक्वल एपिकल। एपिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एपेक्स में लोकेटेड है, देख लो या लोकेटेड है एपेक्स में। तो क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गए? बस एक डायग्राम से एक और बना देना, कोई दिक्कत नहीं। 2 to 8 इक्वल एपिकल, 2 to 8 इक्वल एपिकल, ठीक है। ब्राउन में क्या हो जाएगा? ब्राउन में ऐसे बनाना, साइडवेज में बनाना, साइडवेज में, और सिर्फ 2 बनाना, इसमें ज्यादा मेहरबानी नहीं करना। साइडवेज में बनाना, 2 बनाना, क्योंकि लाइन है इसकी साफ साफ लिखी है 2 और एक छोटा बड़ा बना दो। एक बड़ा बन गया, एक छोटा, तो इसका क्या हो गया? 2 छोटा बड़ा, तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल। और कहां पे है? एपेक्स पे है, साइडवेज में? साइडवेज में। तो साइडवेज को टेक्निकल टर्म में बोल देंगे लैटरल। तो देखा, बस एक डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन याद कर रहे हैं जिसको आपको रटने का भी जरूरत नहीं है। और रेड एल्गी में कितने फ्लैजिला हो गए? अरे सर बनाए हैं नहीं आपने, तो कहां से? नॉन फ्लैजिलेटेड। रेड एल्गी इज नॉन फ्लैजिलेटेड, क्योंकि कुछ बना ही नहीं है। तो रेड एल्गी में लिख देना इट इज नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और ब्राउन एल्गी में बस एक लिख दो, अगर ट्रिक किसी का ड्राइंग अच्छा है तो पियर देखा है, अनाशपाती नहीं देखा? हाँ देखा है ना, तो बस अनाशपाती जैसा बना दो और लिख देना पियर शेप्ड, ठीक है। किसी का ड्राइंग अच्छा है तो रियल अनाशपाती जैसा बना दो, मेरा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में एक एक्सेप्शन याद रख लेना। एक्सेप्शन जानता हूं केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, एक्सेप्शन है इसका स्पाइरोगायरा। क्या चीज में एक्सेप्शन हो गया? स्पाइरोगायरा। क्या? फ्लैजिला। हाँ, कि फ्लैजिला है ही नहीं, तो अगर फ्लैजिला नहीं है तो क्या हुआ? मोटाइल या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल, सिंपल। एनसीईआरटी ने यहां अलग से लिखा है स्पाइरोगायरा कॉमा नॉन मोटाइल, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड लिखा है। तो अपन ने इससे ही डिराइव कर लिया कि अगर इसका एक्सेप्शन है, फ्लैजिला नहीं है, तो क्या हो गया? नॉन मोटाइल। ओके, यहां तक तो सब अच्छे से हो गया। आई गेस आज के लिए टाइम अप हो गया। तो अगर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक बार आप पढ़ के आना, मैं अभी लिख देता हूं, अभी इसकी ट्रिक्स नहीं रिवील करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसकी ट्रिक्स रिवील करूंगा। आप एक बार पढ़ के आना, अगर पढ़ लोगे, दिमाग में आपके रहेगा कंफर्टेबल, तो आपको ट्रिक्स भी आप अच्छे से डिस्क्लोज इसके कर पाओगे, ठीक है। तो जस्ट मैं एक बार लिख देता हूं सारे नाम, और वो आप अभी एक नए फ्रेश पेज में कॉपी पेस्ट कर लो सारे नाम। और डायग्राम सबको याद होने चाहिए, डायग्राम नहीं भूलना है। अगले साल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे पिछले साल मिला था झटका असर्शन रीजन का, इस अगले साल पक्का डेफिनेटली मिल सकता है। बहुत चांसेस है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना। अब देखो, चीजों को कंसाइज करना किसको बोलते हैं? यहाँ पे डायग्राम है, ये ग्रीन एल्गी के हैं, ये ब्राउन एल्गी के हैं, ये रेड एल्गी के हैं। नाम जिसने नीचे लिखा है आप ऊपर लिख दो ना। आप डायग्राम देखें, हाँ ये कौन है, बाद में ऊपर नाम लोकेट करने गए तो आधा दिमाग तो वही पिस्ड ऑफ हो जाता है। सीधा यार बगल में लिख दो अपने राइटिंग में, अपनी राइटिंग से इंसान ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड भी कर पाता है। ये लिख दो, ये या फिर लिख दो ताकि अच्छे से, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी के ये 2 एग्जांपल्स दिए, क्या क्या दिए पढ़ो? वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। तो वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स तो रहेगा ही, साथ में और लिख लो, क्या लिखोगे? क्लैडोफोरा, क्लोरेला। क्लोरेला का तारीफ पता है ना, या बताने का जरूरत है? क्लोरेला जैसे आज एक टाइम पे लोग मशरूम पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि एक फंजाई को कोई खा सकता है, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि क्लोरेला जो एक यूनिसेलुलर एल्गा है, बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बनेगा। और अपने बायोटेक के आगे माइक्रोब्स वाला एक चैप्टर है, उसमें एनसीईआरटी का एक डेटा भी है कि 30 ग्राम्स ऑफ अगर क्लोरेला को इतना फीड करने के लिए बहुत टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्लोरेला का ये है कि यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, ये तारीफ बस याद रखना, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यूज एज अ फूड सप्लीमेंट और यूनिसेलुलर एल्गा। तो क्या क्या लिखा है एग्जांपल्स? क्लैडोफोरा, क्लोरेला, क्लेमाइडो मानस, सॉरी मोनस, क्लेमाइडो मोनस, यूडोरिना, यूडोरिना का स्पेलिंग देख लो,
लिखा? क्लेडोफोरा का स्टार मार्क देखिए अलग से लिख देना, आइसोगैमी। एनसीईआरटी ने अगर मेंशन किया तो अपन को लिखना जरूरी है। ब्राउन एल्गी के कौन से एग्जांपल दिए? लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। तो ये तीन तो आपको लिखना ही है, लिखो लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। बोलते जाओ लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी में। और जो नेक्स्ट पेज में दिए अलग से दिए वो भी लिखो, एक्टोकार्पस और सरगैजम। एक्टोकार्पस और सरगैजम, एक्टोकार्पस और सरगैजम। अभी बस इसके नाम रखते जाओ, बार बार नाम करते जाओ, क्योंकि अगर नाम से अगर कंफर्टेबल नहीं होगे, जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा सब बह जाएगा, सब नाली, सब वेस्ट हो जाएगा, सब रुइन हो जाएगा। अगर नाम से एक बार तुम फेमिलियर हो जाओगे तो ट्रिक्स बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। ठीक है, रेड एल्गी के क्या है? पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया लिख देता हूं, स्पेलिंग लिख देता हूं। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। और दो है जो बहुत अच्छे से यूज होते हैं, ग्रेशिलेरिया और जेलिडियम। अपनी एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन अलग पेज में इसके यूजेस में मेंशन है कि ग्रेशिलेरिया और जेलिडियम माइक्रोब्स ग्रो करने के काम आते हैं। जो जेलीज और आइसक्रीम्स प्रिपेयर करते हैं उसमें भी एल्गी एज ए सप्लीमेंट डालते हैं, तो उसमें रेड एल्गी, ग्रेशिलेरिया और जेलिडियम काम आते हैं। ठीक है, ये लिख लिया? ठीक है, तो वेरी गुड। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स जरा सब लोग एक साथ बोलो। वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। चारा लिखा क्या? चारा, CHARA, कारा लिखा है? लिखो लिखो लिखो। आगे 12th के पोर्शन में कारा का मेंशन है, लेकिन काम आएगा। ठीक है, फियोफाइसी का लिखा, रोडोफाइसी का लिखा। डायग्राम याद रहेगा, डायग्राम याद रहेगा। और एक स्टार मार्क कर लो। और देखो मेरे क्लास के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में मैं एक चीज तुम लोगों को बोलूंगा, तुम लोगों को मंत्र याद करते रहना, बार बार जब भी पढ़ोगे अपने माइंड में वो रिकैपिचुलेट करते रहना। और एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जो लाइफ टाइम काम आएगा। क्या? और एक वी स्टार। वी स्टार मतलब क्या है? वी स्टार कुछ नहीं है, मेरा नाम वी से चालू होता है, इसलिए मैंने ये अपना स्पेशल पॉइंट डाला है कि वी स्टार में लिख दो। अपने एनसीईआरटी के ऊपर जरूर ये जाके लिखना कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर द ओनली यूनिसेल्युलर एल्गा। और स्पाइरुलिना का भी नाम लिख दो कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द ओनली यूनिसेल्युलर एल्गा। जानते बहुत सारे डेटा हो गया, लेकिन जब एक बार कंप्रिहेंड करके एकदम अच्छे से पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको बहुत इजी फीलिंग होगा। और एक तुमने अगर किसी ने नोटिस किया तो जरा मेरे को ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसके बीच सिमिलैरिटी बता सकते हो? ये तीनों एल्गा के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। वेरी गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। हाँ, तो ये तीनों ग्रीन एल्गी, ये बात याद रखना। और जो मैंने याद करने बोला जो लॉन्ग रन में काम आएगा, आज के लिए पहला वी स्टार ये है, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। याद कर लो, याद कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है, आगे भी आने वाला है। जो क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है और ये चैप्टर में भी काम आएगा। इससे आप अपने डायग्राम सॉल्व कर पाओगे। ये अगर बॉल और बैट जैसा डायग्राम दे दिया, आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो इसमें काम आएगा। क्या? कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स और फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ओवरडोज अगर हो गया होगा तो बता देना। और